सेना चारधाम यात्रा शुरू होने में अब करीब एक हफ्ते का समय बचा है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय मीटिंग की। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने चारधाम मार्गों में जुड़ी एजेंसियों को 15 अप्रैल तक हर हाल में मार्गों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग, जल संस्थान, पुलिस से भी कार्यों को अपडेट करने के बारे में जानकारी ली। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार का फोकस इस बार भीड़ प्रबंधन पर है। यात्रा से पहले 15 दिनों तक वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। इसे लेकर सभी राज्यों को बाकायदा पत्र भेजकर सूचना दी गई है ताकि बिना किसी दिक्कत के आम श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन मिल सके। सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों को लेकर भी 15 अप्रैल तक कट ऑफ डेट दे दी गई है। किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा मीटिंग ली। तय किया गया कि शुरुआत के 2 हफ्ते वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। इसके लिए सभी राज्यों से अपील की जा रही है। भीड़ मैनेजमेंट के उद्देश्य से चारों धामों में मंदिर परिसर में मोबाइल प्रतिबंध रहेगा। खास बात यह है कि मौसम खराब होने या लैंडस्लाइड की दशा में संबंधित यात्रा रूट पर एक्टिव सभी मोबाइल पर तत्काल प्रभाव से मैसेज चला जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए इस बार खास तैयारियां की हैं। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा में जो मूल प्राथमिकता के क्षेत्र होते हैं, एक तो हमारी होती है सड़कों की स्थिति, और उसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग, बीआरओ, एनएचआईडीसीएल जो भी एजेंसियां हैं वो अपने कार्य को कर रही हैं और उम्मीद है कि ये 15 अप्रैल तक काफी काम पूरे हो जाएंगे हमारे। दूसरा बड़ा फोकस चारधाम को जाने वाली सड़कों पर रहने वाला है। चारधाम यात्रा शुरू होने में हफ्ते भर का समय बचा है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर सड़कों के हालात ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने बीआरओ समेत संबंधित एजेंसियों को सड़क ठीक करने के लिए 15 अप्रैल तक की कट ऑफ डेट दी है। इसके बाद सचिव लोक निर्माण विभाग सड़कों के निरीक्षण पर जाएंगे। लापरवाही मिलने पर संबंधित एजेंसियों पर गाज गिर सकती है कि बहुत सारा काम बचा हुआ है और जो एजेंसीज काम कर रही हैं, मेनली बीआरओ और एनएचआईडीसीएल, ये दोनों बहुत धीमे काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में इनको फिर से निर्देशित किया गया है क्योंकि 15 अप्रैल की डेडलाइन है हमारी काम कंप्लीट करने की। तो हमारा प्रयास ये है कि हम 100% काम 15 अप्रैल तक करें। इस संबंध में भारत सरकार के स्तर पर भी एक मीटिंग हुई थी। सेक्रेटरी भारत सरकार ने भी मीटिंग ली थी, उन्होंने भी बहुत डायरेक्शन दिए थे। हालांकि इस बार मौसम की दुश्वारियां भी प्रशासन के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। चारों धामों में मंगलवार तक भी बर्फबारी जारी थी, जिससे तैयारियों में दिक्कतें हो रही हैं। बावजूद इसके व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस साल अभी तक 14 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में शामिल हुए। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के पिता स्वर्गीय शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री ने वीर सैनिकों के साथ पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। इसके साथ ही सीएम ने खटीमा में सैनिकों के लिए 7 करोड़ 15 लाख की लागत से तैयार सीएसडी कैंटीन का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने सैनिकों की वीरता, त्याग और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्र सैनिकों की सेवाओं का हमेशा ऋणी रहेगा। वहीं कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। हम हमेशा कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम जिन भी कामों को शुरू करते हैं, जो भी योजनाएं हम शुरू करते हैं, वो सारी योजनाएं हमारी भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से पूरी होती हैं। यानी कि जिनका शिलान्यास किया जाता है उनका लोकार्पण भी होता है। बीच में वो योजनाएं अटकती नहीं है, भटकती नहीं है, फाइलों में लटकती नहीं है, वो योजनाएं पूरी होती हैं। भाइयों बहनों, आज मैं सेना में तो नहीं हूं, परंतु वीर सैनिकों को अपना आदर्श मानकर राष्ट्र सेवा में अपना यथासंभव योगदान देने का प्रयास कर रहा हूं।
भाइयों बहनों, एक सैनिक पुत्र होने के नाते आज मैं जब देखता हूं देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो रक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, उनको देखकर सच में मन बहुत गदगद होता है, हर्ष होता है, गर्व की अनुभूति होती है। उत्तराखंड की सियासत में शहमात का खेल अब खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के कई सिटिंग विधायक हमारे संपर्क में हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि ऐसा वार होगा जिसकी कल्पना भी कांग्रेस ने नहीं की होगी। रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। ...2027 की चुनावी जंग और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस ने हाल ही में पूर्व विधायक समेत 6 नेताओं की ज्वाइनिंग से मिली ऊर्जा के दम पर बड़ा दावा ठोका है कि बीजेपी के सिटिंग विधायक भी उनके संपर्क में हैं। इस दावे ने बीजेपी को अलर्ट कर दिया है। बीजेपी अब रणनीतिक बदलाव कर नेताओं के बजाय सीधे बूथ के सिपाहियों पर टारगेट सेट कर रही है, यानी वो कार्यकर्ता जो चुनाव के दिन कांग्रेस का पूरा बस्ता संभालते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने ऐसे ग्राउंड लेवल वर्कर्स की लिस्ट तैयार कर ली है और उन्हें साधने की कोशिश तेज हो गई है। अगर दाव सही पड़ा तो कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट दरक सकता है। लोग जुड़ रहे हैं बीजेपी के साथ और जो कांग्रेस को जिताने वाले लोग थे, मैंने पहले कहा था, बूथ स्तर पर कांग्रेस के बस्ते लगाने वाले लोग भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहे हैं। अभी हरिद्वार के अंदर एक उनके वरिष्ठ नेता के जो सहयोगी थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। अनेकों लोग जिनकी कांग्रेस ने कल्पना नहीं की होगी, ऐसे लोग कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं। उधर कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी पहले भी सरकारी मशीनरी के सहारे बूथ सिस्टम को कमजोर करती रही है। कांग्रेस का दावा है हर चाल का जवाब तैयार है। बीजेपी से निपटने के लिए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है वो भी किसी से छुपावा नहीं है। कांग्रेस पार्टी सहित पूरे देश की जनता भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को भली भांति समझ चुकी है और 2027 के चुनाव में भाजपा की चालबाजियों से कैसे निपटना है इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस हर दाव आजमा रहे हैं। बीजेपी तो ग्राउंड लेवल वर्कर्स को साथ कर कांग्रेस की जड़ों में सेंध लगाने की तैयारी में है। साफ है 2027 की लड़ाई सिर्फ नेताओं के लेवल पर नहीं, अब बूथ लेवल वर्कर्स के बीच भी लड़ी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। गुरुवार को कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा उत्तराखंड का दूसरे दिन का दौरा उनका रहा है। इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी में नैनीताल जिले की कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शामिल हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी ने बातों बातों में नेताओं को संभाल कर बोलने की नसीहत भी दी है। सुनवाते हैं। सबका काम है कि हम सच्ची निष्ठा से काम करें और कोई भी शब्द ऐसा ना बोले जिसका कोई और मीनिंग निकाल लिया है, क्योंकि जब बोलते हैं हम सबको पता होता है मैं क्या बोलूं। कांग्रेस की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने ये नसीहत उत्तराखंड कांग्रेस के उन बड़बोले नेताओं को दी जो आए दिन विवादित बयान देकर पार्टी को संकट में डालते रहते हैं। बयानों के जरिए आपस में लड़ते रहते हैं। अपने 5 दिन के दौरे के शुरुआती 2 दिन में ही शैलजा ने अपने दौरे के उद्देश्य को साफ कर दिया। शैलजा ने आने वाले दिनों में ब्लॉक कांग्रेस से लेकर प्रदेश कांग्रेस में कई बदलावों की तरफ संकेत किया है। बेसिकली आज के दिन यही है कि जमीन पर मजबूती लाने का वक्त आ गया है। चुनाव जब भी हो, जब आएगा, लेकिन हम पहले अपने संगठन को मजबूत करते हुए जो नियुक्तियां होनी है वो हम जल्दी कर देंगे। प्रभारी शैलजा के इस दौरे से पार्टी नेता भी जोश में हैं और वो भी प्रभारी की अनुशासन वाली बात से इत्तेफाक रखते हैं। इसलिए इस समय लोगों के मन में परिवर्तन की एक चाह है। जनता चाहती है कि हम परिवर्तन करें। अब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जनता में ये भरोसा दिलाना है कि कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ेगी। जाहिर है प्रभारी शैलजा का दौरा 2027 की शुरुआती तैयारियों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। पार्टी की कोशिश इसके जरिए 9 साल से ढीले पड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की है, ताकि 2027 में कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ कांग्रेस के हाथ को थाम कर खड़े रहें। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय आरएलडी उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाके की विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ने के मुद्दे पर असमंजस में नजर आ रही है। आरएलडी नेता और यूपी के पूर्व मंत्री अशोक यादव ने देहरादून में गुरुवार को कहा कि फिलहाल पार्टी उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को सहयोग ही आगे करना चाहती है। आरएलडी ने जो बॉर्डरिंग इलाके हैं यूपी के साथ पहले भी चुनाव यहाँ लड़े हैं विधानसभा के। इस बार आपको क्या लगता है कि कितनी पार्टी कितनी सीट्स पे लड़ने जा रही है? नहीं, बिल्कुल अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है। हम तो एक छोटे भाई हैं। हम बीजेपी बड़ा संगठन है। हम लोगों को जयंत जी ने ये कहा था कि भाई जो लोग मिनिस्टर्स रहे हैं जिनको तजुर्बा है पहले जाइए उनसे पूछिए हमारे लायक क्या मदद है। हम चुनाव की अभी बात नहीं करने आए हैं, बिल्कुल नहीं करने आए। हम ये करने आए हैं जो हमारा तजुर्बा है एज अ मिनिस्टर, और लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। हमने किसान अदालतें लगाई जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, तो हम साउथ में ले गए। मुझे वो तजुर्बा है, वो तजुर्बा यहाँ शेयर करेंगे हम लोग। मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, वो तजुर्बा शेयर करेंगे। अभी हम लोग मदद करने आए, बिल्कुल मदद करने आए। अभी हम यहाँ लड़ाने का कोई ख्याल नहीं, बिल्कुल। मतलब मदद करने आए हैं बीजेपी सरकार की जो है गवर्नमेंट है। 100% जो हम अगर हम इस लायक होंगे तो मदद करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा अगर हमसे कोई मदद लेना चाहेंगे। अभी तो मैं इसलिए आया हूं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड आदि लक्ष्य संस्थान की स्थापना के लिए 1 करोड़ की धनराशि मंजूर कर दी है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 25-26 के तहत की गई, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री से अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि संस्थान से जनजातीय युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, शोध को बढ़ावा मिलेगा और जिससे उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा भी मिलेगी। उत्तराखंड में जनगणना का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि क्या 2011 में आई अर्थ और सांख्यिकी विभाग की वैवाहिक स्थिति पर दी गई रिपोर्ट बदलेगी, क्योंकि अब यूथ की सोच और परिवेश बिल्कुल बदल चुका है। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्रवार से प्रदेश में भी जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। पहले फेज में भवनों की स्वगणना होगी, जिसमें मकान लिस्टिंग का काम होगा। प्रदेश में 30,000 से ज्यादा लोगों की टीम इस काम में लगेगी। ऐसे में मुद्दा ये भी है कि क्या इस बार जो अर्थ और सांख्यिकी विभाग का डाटा होगा वो बदलेगा। दरअसल साल 2011 की जिला अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून में 25 से 34 साल तक की आयु सीमा के विवाह योग्य 3 लड़कों पर महज 1 लड़की थी, जबकि शादी के इंतजार में 35 साल की उम्र पार कर 48 साल तक के 7,024 लोग थे, और उसमें भी दिलचस्प था कि एक बड़ा नंबर यानी तकरीबन 3200 के करीब युवा देहरादून से थे। हालांकि मैरिज ब्यूरो चलाने वाले मानते हैं कि देरी शादी के पीछे कई फैक्टर हैं। पढ़ा लिखा युवा गांव की लड़की से शादी नहीं करना चाहता, लड़की भी अपने लिए ऐसा युवक चाहती है जो सेटल्ड हो और खुद का मकान हो। तो मैं कहूँगा अगर आप लड़की ढूंढने जाएंगे उस दिन आपको लड़की नहीं मिलेगी, और जिस दिन लड़का ढूंढने जाएंगे उस दिन लड़का नहीं मिलेगा। तो ये तो एक हमेशा रहेगा, क्योंकि हर एक को एक बेहतर रिश्ते की तलाश रहती है। तो हर कोई चाहता है अच्छी जगह रिश्ता हो। अगर लड़की चाहिए तो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की आए, अच्छी एजुकेशन हो, तो वो तो एक हमेशा अभाव रहेगा। माँ बाप की पसंद से हो रही है, जो बच्चे मतलब अपने घर पे हैं उनके लिए बड़ी समस्या है। कई समस्याएं जो सर ने बताई, जन्म पत्री पहला हम लोगों के साथ समस्या रही है, फिर उसके यहाँ फिर परिवार फैमिली बैकग्राउंड भी देखते हैं हम लोग जन्म पत्री भी मिलनी है, बैकग्राउंड भी देखना है, और उसके अलावा जॉब तो। वैसे समय के साथ यूथ की सोच में भी बदलाव आ रहे हैं, और यही वजह है कि लोग लिव इन रिलेशनशिप या फिर पेरेंट्स पर निर्भरता कम रख रहे हैं। लेकिन इतनी उम्मीद जरूर है कि साल 2011 के मुताबिक अब 16 साल बाद आने वाला डाटा नया परिदृश्य जरूर दिखाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने जानकारी दी कि 11 अप्रैल को उनके संसदीय क्षेत्र में दूसरा पासपोर्ट ऑफिस खुल रहा है। इससे लोगों को कई तरह की सुविधा होगी।
इसके साथ ही आने वाले समय में संसदीय क्षेत्र में कई काम और किए जाएंगे। सांसद अनिल बलूनी से हम बात करते हैं। सर, अगर हम बात करें आपके संसदीय क्षेत्र में दूसरा पासपोर्ट ऑफिस जो है वो खुल रहा है, सर क्या कुछ कार्यक्रम होगा? सर देखिए, अभी 11 तारीख को विदेश मंत्रालय ने तय किया है कि कोटद्वार में जो गढ़वाल लोकसभा का दूसरा पासपोर्ट ऑफिस है उसका उद्घाटन करना है। और बड़े हमारे लिए तो प्रसन्नता की बात है कि विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गेटा जी वो उसका उद्घाटन करेंगे। और ये जो पासपोर्ट ऑफिस है ये कोटद्वार में तहसील में खोला जा रहा है और एक बहुत बड़े भूभाग को ये वहाँ से कैटर करेगा। इससे लगभग पौड़ी जिले के बहुत बड़े हिस्से से, उसमें कोटद्वार, यमकेश्वर, लैंसडॉन, थैलीसैन, पूरे बहुत बड़े क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। और इस पासपोर्ट ऑफिस के बनने से जो लोग थे जिनको कि देहरादून जाना पड़ता था, पासपोर्ट में कुछ करेक्शन भी है, कुछ भी चीज़ें उसको रिन्यू कराने के लिए, अब वो कोटद्वार में अपने नज़दीकी करा पाएंगे। तो इससे बहुत लाभ होने वाला है। और आने वाले समय में इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग गढ़वाल लोकसभा की हम करने भी जा रहे हैं। लगातार कुछ और नई ट्रेन्स के का भी तैयारी है, बहुत जल्दी कुछ नई ट्रेन्स भी चालू होने वाली है। कैप्टन जगदीश गौतम के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। किच्छा के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक बादल पांडे को विजिलेंस की टीम ने 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। लकड़ी के ठेकेदार ने आम के 26 पेड़ काटने की अनुमति मांगी थी, जिसके बदले ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक बादल पांडे ने 12,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी सूचना ठेकेदार ने विजिलेंस की टीम को दी। विजिलेंस की टीम ने ऑफिस पहुंचकर ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक बादल पांडे को गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार में खेल कोच पर एक स्कूली छात्रा के साथ रेप के आरोप लगे। कनखल थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की ने स्कूल में ही तीरंदाजी सिखाने वाले कोच पर लंबे समय तक रेप, यौन शोषण का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी कोच के खिलाफ कनखल थाने में रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश में अब पुलिस लगी हुई है। पॉक्सो एक्ट में केस रजिस्टर हुआ है जिसमें कि उसका जो प्रशिक्षक था स्पोर्ट्स का, उसके द्वारा बालिका के साथ गलत कृत्य किया गया है। और जो बालिका थी पहले वो डर की वजह से उसने अपने परिजनों को नहीं बताया, और बाद में जब उसके परिजनों को बताया गया उसके द्वारा, तो परिजनों द्वारा पुलिस को संपर्क किया गया। तत्काल इसमें मुकदमा लिख दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसके अरेस्टिंग के लिए उसकी जो एक्यूज्ड है उसकी लोकेशन दूसरे राज्य की आई है, तो ऑलरेडी हमारी पुलिस टीम उसके पीछे है, जल्दी उसकी अरेस्टिंग कर ली जाए। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। एक बार फिर केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई, वहीं बद्रीनाथ धाम समेत औली और टिहरी में भी बर्फ पड़ी, जिससे पहाड़ों पर सर्दी लौट आई है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अप्रैल में शुरू हुआ बर्फबारी का दौर लगातार चल रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया, लेकिन यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हर जगह बर्फ गिर रही है। केदारनाथ धाम में पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बर्फ का डेरा है। 3 से 4 फीट तक बर्फ की परत चढ़ी दिख रही है। ऐसे में यात्रा की तैयारियों पर असर पड़ रहा है। बर्फबारी के बाद रास्ते भी ढक चुके हैं। 22 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलने हैं, लेकिन बर्फीला मौसम प्रशासन का काम बढ़ा रहा है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओली में जमकर बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम का भी सफेद श्रृंगार हो गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ों में अगले कुछ घंटों तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ओली में मौसम बदला हुआ है, जिससे अप्रैल में अलग ही नजारा हो गया है। ताजा बर्फबारी से पूरी घाटी सफेद चादर से ढक गई है। सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। टिहरी के गंगी गांव में जमकर बर्फबारी हो रही है। यहाँ हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बारिश और बर्फबारी से पूरे इलाके में फिर से कड़ाके की ठंड लौट आई है।
टिहरी के प्रसिद्ध सूरकुंडा देवी मंदिर क्षेत्र में बर्फबारी हुई। अप्रैल में बर्फ गिरना लोगों के लिए हैरान करने वाला है, क्योंकि ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता। अचानक बदले मौसम से पारा भी डाउन हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरिद्वार में सीवर लाइन के लिए खोदी गई सड़क बारिश के कारण परेशानी का सबब बन गई है। अपर रोड, मोती बाजार और दूसरे क्षेत्रों में सीवर लाइन डालने के लिए सड़कें खोदी गई थी, लेकिन इन गड्ढों को बंद नहीं किया गया। बीते दिन बारिश से सड़कों पर मलबा पसरा है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। सीवर लाइन का ये काम 4 धाम यात्रा की शुरुआत के पहले खत्म करने का दावा किया गया था, लेकिन विभाग की लापरवाही से लोगों और श्रद्धालुओं में परेशानी हो रही है। या कुछ इधर रुकेगा, बहुत दिक्कत है भाई। ऐसा थोड़ा प्रशासन ऐसा थोड़ा करता है, काम करते हैं तो कोई रेगुलर काम कराओ। ऐसा देखो, सब आदमी परेशान है, एक नहीं। हम गुजरात पोरबंदर से आते हैं, लेकिन बहुत परेशान है रास्ता देख के। ये मुख्य मार्ग है, हर की पैड़ी जाने वाला अपर रोड, हर की पैड़ी से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। और 10 दिन बचे हैं 4 धाम यात्रा शुरू होने में। श्रद्धालु क्या मैसेज लेके जाएगा? आज इतने एक्सीडेंट यहाँ पे हुए, इतनी गाड़ियाँ यहाँ पे गिरी, लोगों की, इतना श्रद्धालु यहाँ पे गिरा। देखिए, आज जो बारिश हुई थी उसकी वजह से जहाँ काम चल रहा था उसमें थोड़ी रुकावट आई है, लेकिन जैसे कि आज जैसे वेदर ओपन हो रहा है, सभी जगह रेस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड में 10% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स प्रशासनिक कामों में लगे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने अब सीएमओ, सीएमएस को भी प्रैक्टिस करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद कई जगह इसका असर दिखने लगा है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यू कोड वी पे जैसी स्कीम भी चला दी, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स अस्पताल नहीं चढ़ पाए। ऐसे में अब जिम्मा उन्हीं डॉक्टर्स पर दिया जा रहा है जो प्रशासनिक कामों में इन्वॉल्व हैं। खासकर जिला अस्पतालों में तो सीएमओ, सीएमएस को भी कहा गया है कि हफ्ते में 2 दिन बैठना ही होगा, जबकि मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल से लेकर सीएमएस तक भी ओपीडी लेते नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक कामों में लगे डॉक्टर फैसले से खुश हैं। तो ये सरकार डिसीजन बहुत अच्छा है कि जो अगर डॉक्टर हैं, चाहे भले एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट में भी हैं, तो तब भी वो जो है मरीज को देखें जरूर। और 2 दिन अगर सर ने बोला है तो बहुत ही अच्छा निर्णय है। और जैसे मैं आपको खुद वैसे बताना भी चाहूंगी कि मैं खुद प्राचार्य के पद पे हूँ, डीन और प्राचार्य के पद पे हूँ, लेकिन फिर भी मैं ओपीडी के दिन बैठती हूँ, मैं ऑपरेशन भी करती हूँ। मैन पावर जैसा कि आपको पता है कि 40 to 60% कमी है, उन हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और जहाँ पर काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, जहाँ भी स्पेशलिस्ट हैं अच्छे काम कर रहे हैं। हम इसीलिए हम और सुपर स्पेशलिटी की तरफ जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का फैसले के पीछे तर्क है कि इससे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और डॉक्टर्स की भी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई रेडियोलॉजिस्ट है, तो वो अपने हुनर को मरने न दे। और वो भी जहाँ रेडियोलॉजिस्ट है वो जाकर के हफ्ते में 2 दिन कम से कम वो रेडियोलॉजिस्ट की तरह काम करे, और जो सर्जन है वो सर्जरी की तरह सर्जरी करके अपने सर्जन की तरह काम करे। तो ये हमको निर्देश देगा कि अपने हुनर को भी बचाओ, और क्योंकि स्पेशलिस्ट की कमी है तो कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति से अपने विशेषज्ञता का फायदा आम आदमी को मिले। वैसे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में भी कई ऐसे नामी डॉक्टर्स हैं जिनसे मरीज इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन वो कागजी कामों में इतने व्यस्त हैं कि मरीज को समय नहीं दे पा रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा से पहले हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय दिख रहा है। हरिद्वार में रोडवेज और रेलवे स्टेशन के आसपास तमाम खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों पर विभाग की टीम ने जांच की। अधिकारियों की टीम ने विशेष तौर पर पानी की बोतलों, अन्य ड्रिंक के 33 सैंपल्स की जांच की, जिसमें पानी के 3 सैंपल जांच के लिए रुद्रपुर के फूड टेस्टिंग लैब्स भेजे गए। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग को लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट द्वारा तैयार किए गए पानी की बोतलों पर स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडिंग भी देखने को मिली। पानी को बाहर सफाई करो और धुलाई करो, क्या बनाना है।
इन सभी पानी की फैक्ट्रियों को नोटिस भी जारी किए गए। ये लड़के आपके? ये कौन है? टीम लगातार अपने क्षेत्रों में लगातार फूड सेफ्टी के जो भी नॉर्म्स हैं, कोल्ड ड्रिंक से लेकर जो आजकल गर्मियों में शीतल पेय पदार्थ हो गया और ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर हो गया, उसके लिए जांच लगातार करते रहती है। टीम लगातार करती रहती है। हमने पिछले सैंपल भी लिए, कई लोगों के खिलाफ जो ऐसे केस आए जो मिसब्रांडिंग थे